है एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके भविष्य के बारे में बात करने वाले हैं, और जिन भी लोगों का सपना है आईएएस आईपीएस बनने का, जो भी इन सब के बारे में सोचते हैं, जिनका एक सपना रहा है, जिनका एक फ्यूचर रहा है कि हमें आगे चल कर के यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है। तो ये सब कैसे बना जाता है और ये क्या प्रोसेस होता है, इनके बारे में क्या सिलेबस होता है, इनकी तैयारी कैसे की जाती है, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है यूपीएससी, और कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या होता है, हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, और कित कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनको हम फॉलो करके इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होती है जिसका नाम यूपीएससी है। ठीक है। क्या है? यूपीएससी है। ठीक। बहुत लोग को तो पता होगा, और बहुत लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप सब समझ जाइए कि एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी। इसका फुल फॉर्म आपके सामने है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। ये संस्था होती है, और इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा इसको करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, या आप इंटर में हैं, या अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वाले वीडियो में। ठीक है। तो ये एक पूरा गाइडेंस रहने वाला है यूपीएससी के बारे में। तो आप लोग को नाम दिख ही रहा होगा, जैसा कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे बेसिक बातें इसकी लिखी हुई हैं कि यूपीएससी को हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, और ये एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। और जो संविधान है, उस संविधान में 315 अनुच्छेद में इसको हम रखते हैं, इस संगठन को। ठीक है। और यूपीएससी जो है ये बहुत सारे एग्ज़ाम को करवाती है, जैसे कि एक होती है सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके द्वारा हम आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस बनते हैं। ठीक है। और भी पोस्ट होती हैं इसके अंदर, लगभग 24 तरह की पोस्टें होती हैं। सीडीएस होता है जो हमारे सेना के लिए होता है, और एक एनडीए नाम का एग्ज़ाम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके थ्रू एडमिशन होता है। ईएससी होता है, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। देखो, भारतीय वन से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है एक। ठीक है। ये एक मेडिकल सर्विस होता है, और सीएपीएफ कमांडेंट होता है। ठीक है। ये इतने प्रकार के, ये जो संस्था है यूपीएससी जो कमीशन है, वो एग्जाम करवाती है। ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के बारे में हमारा बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं हम, कि जो भी आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या तरीका होता है, कैसे हम कंडक्ट करवाते हैं। तो देखो, जब भी किसी को आईएएस बनना होता है तो सबसे पहले उसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हो तभी वो फॉर्म डाल सकता है इसका। इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं पेपर के। ठीक है। क्या क्या? एक प्री होता है, मेंस होता है, और एक चरण होता है इंटरव्यू का, जिसे हम साक्षात्कार भी बोलते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? देखो, इसे हम प्रारंभिक प्रीलिम्स भी बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं। पेपर नंबर 1 जीएस का पेपर होता है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं, और 200 नंबर का होता है। पहला पेपर क्या होता है? जीएस पेपर होता है। ठीक। जीएस पेपर में क्या आएगा? वही, अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में अभी चिंता नहीं लेना, अभी अभी थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। जीएस का एक पेपर होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ठीक है। दूसरा पेपर होता है, सेम दिन ही होगा, और उसे सीसेट का पेपर बोलते हैं। ये 80 प्रश्न इसमें आते हैं, और 200 मार्क्स का होता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब क्या है? क्वालिफाई इसको करना है। क्वालिफाई मतलब, ये सीसेट का पेपर क्या होता है? इसमें क्या आता है? बेसिकली जो तुम्हारे मैथमेटिक्स होते हैं, रीजनिंग होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप सीसैट क्वालिफाई कर रहे हैं तो जीएस पेपर आपका जो चेक होगा, उसके बाद से आप ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आप इंटर हो जाएंगे किसके बाद? मुख्य परीक्षा के अंदर। ठीक। अगर आप
का प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होता है तो आप इंटर करेंगे किसके लिए, मेंस के पेपर के लिए। मेंस के पेपर में कितने पेपर होते हैं, कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं, ठीक है। और 7 पेपर से मेरिट बनते हैं। इसमें कितने पेपर से, 7 पेपर से कुल मिला के मेरिट बनने वाले हैं, ठीक। और और इसमें जो 2 पेपर होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, मतलब भाषा, लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक। तो इस लैंग्वेज के पेपर में दो, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जैसे कि आपका अगर एक हिंदी है तो, ठीक। और आप एक इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। उसमें बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमें 7 पेपर से मेरिट बनने होते हैं, ठीक। अब नीचे लिखा है इसमें देखो, इसमें क्या होता है, एक निबंध का पेपर होता है, ठीक, जिसमें एस्से बोलते हैं, एस्से का पेपर होता है। एस्से में कितने एस्से लिखने होते हैं, 2 एस्से लिखने होते हैं। 4 जीएस का पेपर होता है। 2 पेपर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं, और इसमें 2 पेपर जो होते हैं हमारे किसके होते हैं, जो लैंग्वेज के, जो मैंने बताया लैंग्वेज का पेपर होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। पेपर 7 से मेरिट इसका बनता है, मतलब कुल मिलाकर के मेरिट इसका 7 पेपर से ही बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, अगर ऐसे हम कैलकुलेट करें तो एक हमारा किसका पेपर हो गया, एसए का पेपर हो गया, ठीक। और 4 पेपर किसके हो गए, जीएस के हो गए। और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के हो गए, ठीक। ये कुल मिलाकर के 7 पेपर हो गए। देखो 4 2 6 1 7, और हमारे 2 पेपर हो गए लैंग्वेज के, ठीक। तो लैंग्वेज के 2 पेपर हमारे इधर। अगर ये क्वालिफाई करते हैं आप, तो आप पहुंच जाएंगे किसके राउंड में, इंटरव्यू के राउंड में। आप जो इंटरव्यू होगा वो पैनल होती है, आपका इंटरव्यू करेगी। इंटरव्यू में आपका डैप बनेगा, डैप से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, फिर आपका फाइनल आएगा, मेरिट कट ऑफ वगैरह आएगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। और जो इंटरव्यू होता है वो ये कुल मिलाकर के होते हैं 275 मार्क्स के, ठीक है। और जो हमारा मेंस होता है ये होता है कुल मिलाकर के 1750 मार्क का, 1750 मार्क्स का, ठीक है। अगर हम इतना अभी तक समझ लिए हैं तो हम जानते हैं, आप थोड़ा बहुत इसके और डिटेल में चलते हैं, क्या कैसे होता है, इस पेपर का नेचर कैसा होता है। हम बात करेंगे नेचर के बारे में। जो यूपीएससी संस्था होती है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आते हैं, ठीक है। और ये कितने भाषा में, 22 भाषा प्लस अंग्रेजी भाषा में, इतने मतलब भाषाओं का ऑप्शन होता है आपके पास जो कंडक्ट हो सकती हैं इस भाषा में, ठीक है। क्या होता है, प्री का पेपर होता है, ठीक। प्री ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब करेक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव आता है, मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, ठीक। और जो जो हमारा मेंस का पेपर होता है, इसमें कुल मिलाकर के हमको आंसर राइटिंग करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव होता है, आंसर राइटिंग की बात करते हैं इसमें। ये पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक, लिखने वाला होता है। फिर उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो उसमें आपको वैसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं ओरल टाइप के, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी को, अहर्ता क्या होती है, कुल मिलाकर के एलिजिबिलिटी से बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, वो यहाँ का व्यक्ति, मतलब अपने भारत का नागरिक होना चाहिए आईएएस आईपीएस के लिए। और कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत के लिए होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता क्या होगी, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या किसी भी सब्जेक्ट में किया होना चाहिए। जो उसकी आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष और एसटी एसटी के लिए 37 वर्ष हो सकती है। मतलब क्या है, अगर जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल से, तो उसकी आयु सीमा 32 वर्ष तक, ठीक है। ओबीसी से है तो उसकी जो सीमा है वो कुल मिलाकर के कितने वर्ष तक, वो 35 एज तक दे सकता है। 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। और जो एससी और एसटी है ना, वो कुल मिलाकर के 37 ईयर तक दे सकते हैं, ठीक। एज, ये है इनकी एज लिमिट, ये एस सी के लिए। और मतलब है ओबीसी को 3 साल की एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन मिलती है, और यहाँ पे जो एस सी हैं उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब इनके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स देखते हैं, कितने अटैम्प्ट्स होते हैं और कितने अटैम्प्ट्स ये दे सकते हैं। तो ओबीसी के लिए
देखो हमारे जनरल की बात करते हैं पहले। जनरल 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। कितने अटेम्प्ट? मतलब एक ईयर में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 6 साल में 6 अटेम्प्ट लिख सकते हैं। मतलब काउंटिंग के ऊपर, वो कितने ईयर में दे रहे हैं वो काउंट किया जाएगा। मतलब आप फॉर्म डाल दिया, पहला पेपर अटेम्प्ट कर लिया, काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन उसके अगले साल आपने नहीं दिया तो वो काउंटिंग नहीं होगी। जब आप लिखेंगे तब उसकी काउंटिंग की जाएगी। बात आ रही है समझ में? ऐसा नहीं है कि हम दे दे मतलब एक बार दे दिया फिर उसके नेक्स्ट टाइम से वो काउंटिंग होती रहेगी बिना दिए। ठीक है? तो ऐसी नहीं बात है, आप जब लिखेंगे तभी काउंटिंग होगी। ठीक? ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है? और एससी और एसटी के लिए, एस सी एस टी के लिए कोई अटेम्प्ट्स की सीमा नहीं है। वो टिल द एज, जो उनकी एज लिमिट है तब तक वो अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अगर कोई जनरल का व्यक्ति है तो जनरल का व्यक्ति जो बिलोंग करेगा कुल मिला करके, वो 32 वर्ष तक की एज की सीमा तक वो दे सकता है। ठीक? 35 वर्ष, 37 वर्ष एस सी एस टी के लिए होती है। और जनरल के लिए अगर 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। और ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट्स मान के 9 अटेम्प्ट्स होते हैं, सॉरी। और एस सी एच सी, जो एस सी एस टी हैं ना, उनके लिए क्या है कि जब तक उनकी एज नहीं हो जाती है तब तक वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो एज लिमिट तक वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सिलेबस वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने पहले ही बता दिया। प्रीलिम्स होता है। ठीक? किस टेस्ट, ये क्या जांच करता है? केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है। इससे मेरिट कोई नहीं बनता। मतलब कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम में जाएंगे। ये कितने का, 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स के होते हैं। जो मार्क्स होता है 200 मार्क्स होता है। 2 घंटे का टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि 1/3 जो होती है निगेटिव मार्किंग भी होती है। कितना सवाल आएगा प्रीलिम्स में? जो जीएस का पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। 200 मार्क्स का होता है। और एक गलत होने पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो आपका सही आंसर रहेगा उसमें भी। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सेकंड सी सैट का जो पेपर होता है इसमें कुल मिलाकर के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 80 आते हैं। और इसके भी मार्क्स कितने होते हैं? 200 मार्क्स का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें हमें 33% जो मार्क्स होते हैं ना, अगर वो हम ले आएंगे तो इसको हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके जो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट है इनमें क्या है, एक सेकंड पेन बदल लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट हो क्या है, हिस्ट्री हो गया। ठीक है? जियोग्राफी होता है। हिस्ट्री है यहाँ पे लिखा है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है। ठीक, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। ठीक है? मतलब हिंदी में इसको इतिहास बोलते हैं। भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, जिसे आप राजनीति शास्त्र के नाम से भी जान सकते हैं। लोकतंत्र वगैरह आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो एक बुक आता होगा आपका लोकतंत्र के नाम से, राजनीतिक शास्त्र के नाम से, ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है? तो इसे हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं। इकोनॉमी होता है, अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं। पर्यावरण का ये, ठीक। और साइंस टेक्नोलॉजी होती है, साइंस एंड टेक जिसे बोलते हैं। और करंट अफेयर अपना ये हो सकता है। ठीक है? तो कुल मिलाकर कितने सब, इसके अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं, जो मिसलीनियस होते हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको मतलब मेंस के एग्जाम में जब देते हैं तो वो डिटेल सिलेबस आप देखोगे तो आपको उसमें कुछ कुछ मतलब टॉपिक्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मेजरली जो हमारे सिलेबस में लिखा गया है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड करंट अफेयर्स है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक? ये सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं और चीज़ों की। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, मेंस के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो अब हमें, अब तक तो हमने देख ही लिया है।
चलो ठीक है। अभी देखते हैं क्या हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये होता है पेपर, इससे मेरिट बनते हैं अपने, यहीं से हमारा रिजल्ट होता है, यहीं से हमारे रैंक निकलते हैं, रिजल्ट यहीं से बनता है और यहीं से रैंक वगैरह भी आते हैं हमारे। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि दो भाषा के पेपर होते हैं जो भी क्वालिफाइंग होते हैं। कैसे हैं? क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ध्यान रखने इस बात का। ठीक। इसमें क्या होता है, एक एस्से का पेपर होता है जो कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। 4 जीएस के पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स इंटू 4 मार्क्स के होते हैं, मतलब इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000 मार्क्स। तो हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं। 2 ऑप्शनल का पेपर होता है, तो 2 ऑप्शनल के पेपर मतलब एक पेपर 250 का, तो 2 पेपर कितने नंबर का, 500 नंबर का आता है। ध्यान रखना है हमें कितने। तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ना कुल मिला करके, ध्यान रखना है अपने आप को। तो ये है हमारे निबंध का पेपर, जीएस का पेपर और ऑप्शनल का पेपर। ये कुल मिलाकर के 7 पेपर होते हैं, ये 7 पेपर, और 2 इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल 9 पेपर होते हैं हमारे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर और विषय के बारे में, क्या क्या विषय है, कैसा है। तो वही चीज़ है, देखो पेपर ए वही भाषा है, ठीक, 300। पेपर बी कितने ये मार्क्स का होता है, जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है, भारतीय भाषा। आप कोई भी 22 भाषाओं में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, कोई इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, उसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग हिंदी ही चूज करते हैं। अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं अपने स्टेट की लैंग्वेज को, वो 300 मार्क्स का होता है। आप अंग्रेजी मैंडेटरी है, आप दूसरा जो पेपर भी होता है वो इंग्लिश है, आपको क्वालिफाई भी करना होगा, 300 मार्क्स का होता है ये। ठीक। और ये सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की। ठीक है। जो पेपर 1 है अपना, पेपर 1 जिसे पेपर 1 बोलते हैं, पेपर 1 जो होता है हमारे निबंध का पेपर होता है। आपको पहले ही पेपर में निबंध आएगा, 2 निबंध लिखने होंगे आपको। ठीक है। और 2-2 हज़ार शब्द में लिखने होते हैं निबंध को। बात करते हैं इसके बारे में, जीएस पेपर, जीएस पेपर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा जीएस का पेपर होता है, इसमें कितने कितने चीज़ें आ रही हैं, देखो इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, जीएस 1। जीएस 1 जो होता है इसका जो सिलेबस होता है, इसमें क्या क्या आता है, हिस्ट्री आएगा अपना। ठीक है, हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आता है, और सोसाइटी, सोसाइटी की बात, इंडियन सोसाइटी। ठीक है। क्या क्या, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र होता है, ये कितने मार्क्स का हो गया, 250 मार्क्स का होता है। जो पेपर 2 है ना, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 जो होता है, जीएस पेपर 2 में आपका क्या आएगा, पॉलिटी आएगा, पॉलिटी आएगा, शासन जिसे बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं, गवर्नेंस होता है। ठीक। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ठीक। और ठीक, आप बस इतना मोटा मोटी समझो कि ये पॉलिटी से, संविधान और शासन से सब हमारे आते हैं। तीसरा जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, तो ये जीएस पेपर 3 में क्या आता है, साइंस टेक आता है। ठीक। और क्या आता है, साइंस टेक के बाद हमारे इकोनॉमिक्स आते हैं, ये हमारे होते हैं, ये भी 250 नंबर के होते हैं। ठीक। अगर हम बात करते हैं पेपर जीएस पेपर 4 जो होता है अपना, जीएस पेपर 4 जो होता है, जीएस पेपर 4 में क्या है, एथिक्स आता है, इसे हम नैतिकता भी बोलते हैं, एथिक्स। ठीक। एथिक्स मतलब कि मोरालिटी वगैरह की बात करेंगे, नैतिकता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में आता है एथिक्स का पेपर। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, देखो यहाँ पे पूरा हमें क्या किया, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो ध्यान से देखें। हमें देखो जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इसमें है पूरा। आपको क्या करना है, पूरा डिटेल समझना है, क्या सिलेबस करना है, कैसे सिलेबस से हमें आगे बढ़ना है। तो इन डेप्थ जो चीज़ें होती हैं आपको पढ़नी होती है, मैं यहाँ पे पूरा सारा इसमें लेके आया हूँ, तो ध्यान से आप लोग समझो इस बात को। ठीक। पहला क्या है, इतिहास हो गया है, भारतीय संस्कृति हो गई है, भूगोल हो गया, समाज हो गया। तो भारतीय संस्कृति मतलब हिस्ट्री के अंदर आता है, तो ध्यान में रखना है, इतिहास दोनों में आ जाएगा। तो मोटा मोटी बात करेंगे तो हिस्ट्री, हिस्ट्री हमारे कितने प्रकार की, तो जो भी हिस्ट्री होगी सारी हिस्ट्री एक में आ जाएगी। हमारी जियोग्राफी आता है। ठीक। प्लस हमारा सोसाइटी आता है, जो मैंने ऊपर ही बताया था, भारतीय समाज कैसा है। ठीक। दूसरा जो जीएस पेपर 2 होता है, उसमें भी क्या आएगा, संविधान आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, शासन हो गया, न्यायपालिका, नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी।
अभी बात करते हैं यहाँ पे जीएस पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। जीएस पेपर 3 में क्या आता है? इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था आता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बोलते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। ठीक है, क्या क्या है? इकोनॉमिक्स हो गया है, साइंस एंड टेक हो गया, पर्यावरण जिसे बोलते हैं मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन कैसे करते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अभी मैंने बोला क्या, जो जीएस पेपर 4 होता है उसमें क्या आती है? नैतिकता, एथिक्स जिसे बोलते हैं, सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक ईमानदारी, मतलब कि शासन के दौरान हमें क्या ईमानदारी बरतनी होती है, कैसे हम सारी चीज़ें मतलब नैतिकता के बारे में ही बात करते हैं, मॉरलिटी क्या है, तो इन सब के बारे में। अब इन डेप्थ जानते हैं सिलेबस के बारे में। इन डेप्थ में क्या सिलेबस है हमारा, ठीक? तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। जीएस पेपर 1, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। आप अगर यहाँ से पार करते हैं तो जो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीएस पेपर 1 हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्री की बात कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 में ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। यहाँ पे क्या है देखो, करंट अफेयर है अपना, यहाँ से भी चीज़ें आती हैं करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या क्या है मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस इसके महत्व क्या हैं, जैसे कि कौन कौन से राष्ट्रीय महत्व, जैसे कोई नई सरकारी योजना आ गई, संवैधानिक संशोधन हो गया, कोई नीति आ गई, तो इन सब के बारे में जानना जरूरी है। मतलब क्या क्या, अगर हम करंट अफेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर में कौन सी चीज़ें आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। सब लोग देखो स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर पढ़ना, हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि हम चीज़ें पढ़ें क्या और कौन कौन सी चीज़ें छोड़ें। तो देखो अगर कोई सरकारी, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कोई सरकारी नीतियाँ या कोई योजना आ रही है, सरकारी योजना आ गई, संवैधानिक संशोधन हो गया, कोई अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कोई नीति आ गई, तो ये इन सब के बारे में जानना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व में क्या आएगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ से आ गया, डब्ल्यूएचओ से आ गया, आईएमएफ से आ गया, ब्रिक्स से आ गया, या डब्ल्यूटीओ से आ गया, तो ये सारे हमारे यूनाइट, आप लोगों ने अपने वो जो क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन हो गया, तो आप यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब जो भी समूह है ना, उनसे सारी चीज़ें उनके बारे में जानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे पेरिस समझौते हो गए या कॉप समझौता हो गया, तो इन सब के बारे में आ गया। G20 आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह G20 लिख के आता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे इम्पोर्टेंस, ठीक। करंट अफेयर से इतनी यहाँ यहाँ पे हमें पॉइंट देखने होते हैं, ठीक। अब इनके रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से फॉलो करें, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को रिसोर्स क्या करनी चाहिए इन सब चीज़ों के लेकर के। देखो आपको रिसोर्स करना है, पीआईबी की एक वेबसाइट है, पीआईबी, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ से मिल जाएगी। कुछ न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं पीआईबी पे, ठीक। अपना क्या है, द हिंदू, आप इंडियन एक्सप्रेस, दो न्यूज़पेपर है, दोनों में से आप एक एक कोई प्रेफर कर सकते हो। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन होती हैं, तो इन मैगजीन में आप मंथली देख लीजिएगा योजना या कुरुक्षेत्र में चीज़ें क्या 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 आ रही हैं, आप रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों न्यूज़पेपर्स में से कोई एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, रोज़ पढ़ने हैं, ठीक है। अपने आप को हमें थोड़े टाइम देने हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ने हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, तो आप यूट्यूब पे जा कर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे वो लोग एनालिसिस करते हैं हिंदू का, और मतलब द हिंदू के हो गए या इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, तो न्यूज़ के एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उनको जो वहाँ पे टॉपिक्स वो ले रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उसको ले करके ना आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप पढ़िए जरूर इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उस चीज़ का, आप कहोगे तो इसको हम इसके डिस्क्रिप्शन में ये लगा देंगे पीडीएफ पूरा, आप वहाँ से देख लेना, नहीं तो फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा इसको, ठीक। अब बात करते हैं किसके बारे में यहाँ पे, हाँ जी, देखो क्या क्या आता है डिटेल सिलेबस, अगर हम बात करें इसके बारे में, हाँ हिस्ट्री में सिलेबस क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें आती आ सकती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस हम बात करते हैं।
ठीक, यहाँ तक हमने देखा था। जूम करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हिस्ट्री के बारे में। तो देखो हिस्ट्री में भारतीय इतिहास चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें डिफाइन है हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है ना, हमारा सिलेबस क्या है, वहाँ पे लिखा है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास का मतलब कंप्लीट हिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट होती है हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास जिसे बोलते हैं उसमें, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीन है ना। ठीक, ये हमारे किसके पर्सपेक्टिव से हो जाते हैं, हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इसी को मेंस के पर्सपेक्टिव से अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक हिस्ट्री और प्लस करना पड़ेगा, जैसे दैट इज वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या बोल सकते हैं, विश्व का इतिहास उसे बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखना जो प्राचीन इतिहास है इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, मौर्य काल, पाषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, सब पढ़ते हैं इन सब में। ठीक है, तो इसी में क्या होती है, भारत की संस्कृति भी आती है, आर्ट एंड कल्चर जिसे बोलते हैं संस्कृति। तो ये चीज़ें होती हैं किसके लिए, ये सिलेबस होता है हमारे आने वाले जो मतलब मेंस वगैरह के लिए है, वो उसमें भारतीय संस्कृति जुड़ती है। लेकिन बेसिकली अभी यहाँ पे बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना हमारा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक इतिहास है, यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक, आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये बात करते हैं आधुनिक इतिहास। जैसे इसमें क्या क्या अपना है, चैप्टर्स क्या है, यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी 18, रिवोल्ट ऑफ 1857, विद्रोह कैसे हुआ, हमारे जो सामाजिक हैं या धार्मिक आंदोलन कैसे हुए, सुधार कैसे हुए, कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, गांधी का युग कैसे आया, क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुए, असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, आज़ादी की लड़ाई कैसे छिड़ी। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं मेन रिसोर्सेज क्या फॉलो करें, सबसे ज़्यादा कंसर्न तो इसी में रहता है रिसोर्सेज क्या फॉलो करें अपन। तो रिसोर्स फॉलो करने के लिए आप देखो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, 6 से लेकर के 12 तक हिस्ट्री को रेफर करना है। और देखो मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो देखो स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक बहुत ज़्यादा ही क्या है, सब लोग जानते हैं, इसका नाम जानते होंगे, एक मोटी सी किताब आती है छोटी सी। ठीक, तो आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ना स्पेक्ट्रम पढ़ करके आपको फैक्चुअल नॉलेज और सारी चीज़ों के बारे में पता हो जाएगा। लेकिन आपको एनालिटिकल सोचने के लिए, लिखने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए ना आपको एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की। किसकी है, बिपिन चंद्रा, यू कैन रेफर। ठीक है, ऑल्सो तो आपको एनसीईआरटी की क्लास 12 की ही एनसीईआरटी है, तो आप 6 से 12 एनसीईआरटी आप देखोगे ना तो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगी। ठीक, तो अब थोड़ा थोड़ा देख लेना 6 से 12 तक। बहुत लोग कहते हैं 9 से 12 तक भी कर सकते हैं। 9th और 12th, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बेसिकली बेस्ड ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें आप 6-7 ईयर की हिस्ट्री अगर आप करना चाहोगे तो 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स है। पहला वाला प्राचीन इतिहास के बारे में बताएगा, ठीक है। अगला वाला जो इतिहास होता है अपना क्या होता है, वो जो दूसरा वाला है उसमें मध्यकालीन इतिहास क्लास 7th वाली है। 8th वाली में मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया पूरा होता है, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक, इसी में आप आर एस शर्मा की एक बुक होती है, ठीक, आर एस शर्मा की बुक होती है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए होता है, तो आप देख सकते हो आर एस शर्मा का भी आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक, बेसिकली हमारे जहाँ पे फोकस करने हैं ना, हमारा मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा सवाल आते हैं। भूगोल अपना क्या है, देखो भूगोल में आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितने प्रकार के भौतिक भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, मतलब कि भौतिक सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ठीक, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक भूगोल, बहुत सारे भूगोल होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो इसमें सिलेबस क्या आता है, जैसे भौतिक भूगोल में हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्या होते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, जलवायु क्या होता है, मतलब ठीक, महासागर क्या सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब भारत का भूगोल हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का, एग्रीकल्चर कैसा है,
हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है इंडिया के, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा आर्थिक भूगोल है ना, मतलब कि इकोनॉमिक, तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे अपने इंडस्ट्री की, अपने ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रेड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब विश्व का भूगोल जो होता है, इसमें हम वर्ल्ड्स क्लाइमेट रीजन को देखते हैं, ठीक। और यहाँ पे ओशियन करेंट्स देखेंगे कि महासागर जो है कैसे कैसे अपने ओशियन करेंट्स लेके जाते हैं, कैसे जो ओशियन करेंट्स होते हैं डिफाइन करते हैं किसी एरिया के क्लाइमेट को। जो अपने महाद्वीप हैं उन सब के बारे में, वो थोड़ा मैपिंग पार्ट। तो यहाँ पे आप लोग अगर स्टार्ट करना जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के लिए आप एटलस जरूर ले लेना। एटलस, इसमें क्या होती है, मैपिंग के बिना आप अगर इसको करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। तो मैपिंग का भी पार्ट होता है, आप जहाँ से भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे वहाँ पे मैपिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके लिए जो रिसोर्सेज हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो डेट इज़ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, मस्ट है इसके लिए, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक। और यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक आती है जीसी लोंग, जो आपको अभी नहीं रेफर करना है, ये आप बाद में कर सकते हो। पहले आप एनसीईआरटी कर लो, फाउंडेशन एनसीईआरटी करने के बाद आपका जब थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, तब आप जीसी लियोंग और माजिद हुसैन की एक एनसीईआरटी आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जीएस पेपर 2 के बारे में, ठीक है, जिसमें जीएस पेपर 2 बोलो या हमने क्या बोला था, ये हम अभी प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गया, ठीक, इसके बारे में हमने देख लिया। फिर अपने पॉलिटी के बारे में देखते हैं, पॉलिटी कहाँ से आप कर सकते हो। तो पॉलिटी के लिए बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो क्या है कि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल इसे बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, केंद्र राज्य संबंध हो गया, सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो गया, चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। और यहाँ पे जो यूपीएससी के बारे में, क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो ये संस्थाओं के बारे में पूछता है, कैग हो गया। तो ये सब के बारे में हमारा ये सिलेबस बोलता है, ये सारे सिलेबस है हमारे। नीतियाँ क्या बनाई गई है, कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। अब क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या क्या है हम अपने, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने पोस्ट कर देना है, रुको एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। आप रिसोर्स क्या ले सकते हो, आप जितने भी रिसोर्सेज इसमें लिखे हैं, इसके अलावा हमें मल्टीपल रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना है। तो नए तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको शुरुआत में तो लिमिटेड रिसोर्सेज से तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने लगते हैं, और उसी रिसोर्सेज के चक्कर में ये पढ़ें, वो स्टक नहीं हो पाते हैं। तो आप किसी भी टॉपर को देखना, आप वो यही बोलेंगे कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सपेंड नहीं करना है, हमें कम से कम रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज कर करके हमें पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है, क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, एप्लीकेशन करना है उसका, सारी चीज़ें, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है अपना, देखो, बाइबल है, सबको बोलते हैं बाइबल के नाम से इसको जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत इसको बोलते हैं, लक्ष्मीकांत। लेकिन अभी इसको हमें रेफर नहीं करना है। जब भी कोई स्टूडेंट देखो स्टार्ट करता है तैयारी को ना, तो स्टार्टिंग में ना हम सीधा सीधा हम मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करेंगे, फिर प्लस में जब ये हमारा मेंस कंप्लीट हो जाएगा, जब हमको देना होगा, तो हम प्री, जिस साल हमको अटेम्प्ट करना होता है उसके 3-4 महीने पहले ही हम प्री का तैयारी करते हैं। हम पूरे साल ना प्री की तैयारी नहीं कर सकते, तो हमें मेंस पे फोकस करना है। तो अभी हमें स्टार्टिंग में ना कोई एनसीईआरटी ही करेंगे, 9 से 12 तक हम, हमारे पास जो ये सिविक्स आते हैं ना, सिविक्स की बुकें आती है, हमें एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स को करने हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। जब हमारी एनसीईआरटी आ जाएंगी ना, क्योंकि हमें ना जब मेंस में आंसर राइटिंग करना होगा ना, तो हमें एनालिटिकल चलना होगा, हमें अपने अपने व्यूज़ देने होंगे, अपने व्यू पॉइंट्स देने होंगे। तो अपने व्यू पॉइंट्स हम बनाएंगे कैसे, ठीक। तो जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है ना, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें फैक्चुअल पॉइंट है, सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, कोई भी बुक बेकार नहीं होती है। हमें इसे लास्ट में रेफर करना है, ठीक है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हम जान चुके होंगे, तो देन हम उसको रिवीजन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत को। बात समझ में आ रही है, तो हम इसको यूज करेंगे। सॉरी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हमारी क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। यही
बुनियादी अवधारणाएं, मतलब क्या है, एसेंस क्या है इसका, जीडीपी क्या होता है। बहुत बार आपने जीडीपी का नाम सुना होगा, तो आप इसी में जानोगे। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत बार इन्फ्लेशन महंगाई वगैरह आता है। राजकोषीय नीति क्या होती है, मतलब कि फिजिकल पॉलिसी, जिसे फिजिकल पॉलिसी की बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। राजकोषीय नीति के बारे में जानेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानेंगे, मौद्रिक नीति कैसी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मौद्रिक नीति हो गई है, आप जानेंगे। बेरोजगारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, बहुत सारे सूचकांक के रूप में जानेंगे। बजट आप समझेंगे इसमें कि हमारी जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है फरवरी में, आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो आपको बजट वगैरह समझ में आता होगा कि हर फेब के आसपास हमारा क्या है, बजट आता है, ठीक। तो ये जो बजट आता है, तो ये जो बजट आ रहा है इसके बारे में आप जानोगे, ठीक है। बेरोजगारी क्या होती है, अब गरीबी के बारे में समझोगे, तो आप यहाँ पे मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब के बारे में आप समझोगे अच्छे से। इसके लिए हम क्या बुक फॉलो करेंगे, तो एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, फिर वही एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर के 12 तक। फिर उसके बाद से इसी के साथ साथ एक, हाँ, एनसीईआरटी हो गया अपना, करंट अफेयर साथ में चलता ही रहेगा, ठीक। हमारा बजट हो सकता है, जो हमारा फैम में बजट आता है उसके बारे में हम, बजट जो है, ठीक, बजट हो गया। यहाँ पे एक बुक आती है रमेश सिंह की, रमेश सिंह, यहाँ पे लिखा है रमेश सिंह, आप फॉलो कर सकते हो। एक छोटी सी आराम से एक हल्की सी बुक होती है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, और इसके ज़्यादा हमें भागना नहीं है, ठीक है, किसी के पीछे। तो हमें पहले अपने एनसीईआरटी, मैंने बार बार एनसीईआरटी बोला इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी जो इजी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, आसानी से हमको समझ में आ जाती है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है। तो हमें ना कुल मिला के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, हम जो हमारी किताबें इतने हैप्टी हैप्टी उनके पीछे हमें नहीं भागना है। पहले हम पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे जब मूव करेंगे, उनको रिवाइज कर रहे होंगे, तो उनके बारे में हम अच्छे से वहाँ पे भी स्टडी करेंगे। अब हमारा आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, इन्वायरमेंट पहले हम समझते हैं क्या होता है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी क्या होता है। इसी में हम डाइवर्सिटी, विविधता के बारे में समझते हैं। पोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में सीखते हैं, ठीक। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बात समझ में आ रही है। या वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संरक्षण, ठीक, कि किसी जीव को मारने के बाद कोई कैसे, उनको सजा क्या होती है, क्या हो सकते हैं। तो हमारे इसी सेंस में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, पेरिस समझौता हो गया, यू, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आराम से कर सकते हो इसे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमारा एक बुक है शंकर आईएएस का, ठीक है, एक बुक है शंकर आईएएस का, करंट अफेयर लिंक करके हमें पढ़ना है शंकर आईएएस का। अब बात करते हैं किसके बारे में, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं इंग्लिश में। तो साइंस एंड टेक के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको वही पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ तो ऑब्वियस जानना ही है, लेकिन इसमें क्या जानना है, हमें फिजिक्स भी जानना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी जानना पड़ेगा, और बायो भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गया, जो बुनियादी है। हमें क्या करना है अभी, और तकनीकी क्या आ रहा है, इसरो क्या दे रहा, नासा क्या दे रहा, मिशन क्या लॉन्च हो रहा है, क्या मिसाइल सिस्टम आ रहा है, डीआरडीओ की उपलब्धियां क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एआई आ गया इस टाइम पे। तो इन सब के बारे में हमें जो जानना होता है, यहाँ पे जानना होता है। आपने देखा होगा अभी एक न्यूज़ आया था, किसी एक वुल्फ को हमने जो एक कोलोसल बायोसाइंसेस थी, अमेरिका की एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, जो हमारे बुल्फ्स थे ना, उनको रिवाइव कर दिया है। तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें इसी में सीखने होते हैं। तो इसके लिए रिसोर्सेज क्या है, हमें एनसीईआरटी बेसिक फॉलो करनी होगी, क्योंकि अगर हमें बायो जानना है, केमिस्ट्री जाननी है, फिजिक्स जाननी है, तो हमें इसके लिए एनसीईआरटी रेफर करेंगे। करंट अफेयर में जो न्यूज़ आ रही है वहाँ से रेफर करेंगे। बात आ रही है समझ में। इसी में चीज़ें आती हैं कुछ कुछ, कौन सी चीज़ें, देखो, एक चीज़ आती है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक।
यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है बेसिकली, बहुत ही 2-4 चैप्टर्स हैं इसमें, इतने इजी होते हैं ना, आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो, उसको समझ भी सकते हो। तो ये आपदा प्रबंधन में क्या होता है कि भूकंप आ जाएगा तो इसके प्रबंधन कैसे किए जा सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे लगाए सकते हैं, अपने लोगों को मॉक ड्रिल सिखाया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें, बाढ़ आ गया तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो लैंडस्लाइड हो गया है तो उसके लिए क्या कदम आ सकते हैं। अभी हमारा कोरोना आ गया था, कोरोना जैसी बीमारी के लिए किसी को पहले से कोई वो चीज़ें पता ही नहीं थी, हम लोग तैयारी नहीं थे लड़ने के लिए, तो कोरोना हमारा 2-3 साल लेके चला गया। तो इसके ये आपदा का प्रबंधन ना आ गया तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, अचानक से ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं इसमें क्या है, वो है सुरक्षा के मुद्दे, मतलब सिक्योरिटी इशूज, साइबर सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, कितने सारे होते हैं। अभी आपने दिल्ली ब्लास्ट का नाम सुना होगा, दिल्ली ब्लास्ट हो गया, ठीक। उसी के बाद कश्मीर ब्लास्ट हुआ है पूरा, तो वो टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया। अभी साइबर सिक्योरिटी इशू हो गया। साइबर सिक्योरिटी का मतलब कि आपके फ़ोन में थ्रेट कैसे आ सकते हैं, फ़ोन से रिलेटेड हो गया, ठीक। एआई आ गया तो उसको लेकर के थ्रेट बना सकते हैं, तो हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो आपदा प्रबंधन वगैरह हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। भारतीय संस्कृत नृत्य कैसे होता है, स्थापत्य कला क्या क्या होता है, शिल्प कला कैसे होती है, संगीत क्या होता है, कैसे कैसे है, अलग अलग जनरेशन्स में, मतलब कि हमारे पिछले टाइम्स, हमारे इतिहास से लेकर के अब तक कैसे ये सारी चीज़ें बदली हैं, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा सी सैट के बारे में समझ लेते हैं कि ये सी सैट में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, सी सैट में कितनी चीज़ें आती हैं। तो ये जो सी सैट है ये भी अभी बोला क्वालिफाइंग 33 मार्क्स, 33% मार्क्स हमको चाहिए होता है। क्या क्या आता है इसमें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, हिंदी व अंग्रेजी जिसे जैसे आपका सब्जेक्ट है, ठीक। बेसिक 10th लेवल तक मैथ आता है, लेकिन कहने के लिए मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक ठाक होता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से अपना रीजनिंग आता है, रीजनिंग बोल सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और निर्णायक क्षमता, ये जो निर्णय लेने की क्षमता। तो अभी कुछ हद तक ये चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 3 चीज़ों पे हमें अपना फोकस बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे सी सैट को क्वालिफाई करने के लिए। और ध्यान रखना है हमें, जो हमारा सी सैट होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है। हाँ, बहुत लोगों का जीएस क्वालिफाई हो जाता है, सीसेट नहीं होता है, और इस सीसेट के नाते अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई भी नहीं होगे। स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा सा प्रैक्टिस बना के जाना पड़ेगा, और जिसे आप क्वालिफाई कर लो। तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इन डेप्थ सिलेबस जानते हैं, किसके बारे में, मेंस के बारे में। इन डेप्थ सिलेबस क्या है, इसमें कैसे कैसे होते हैं, 20 प्रश्न आते हैं। कोई भी, जैसे मान लो जीएस का एक GS1 का पेपर हो गया, तो इसमें कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स के होंगे। और 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कितने क्वेश्चन मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स, तो 10 × 15 विच इज इक्वल टू 100 एंड इक्वल टू कितना, 150। कुल मिलाकर के कितने हो गए, 250 मार्क्स के हो गए। और हमारे टोटल शब्द कितने हो गए, देखो देखो, जो हमारे 10 नंबर के सवाल आते हैं वो हमारे होते हैं 100 वर्ड्स के, कितने वर्ड्स के होते हैं, 100 वर्ड्स के होते हैं। और जो हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 250 वर्ड्स के। तो टोटल अगर काउंट कर लोगे तो 4000 शब्द हो गए, कितने, 4000 शब्द होते हैं। और इसके लिए हमें कितने टाइम मिलते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो हमें अपनी स्पीड भी अच्छी खासी बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें देखो 4000 शब्द लिखने हैं, वर्ड लिखने हैं, किसमें, 3 घंटे में। आप अगर डिवाइड भी करोगे तो हम पर मिनट आप देख करके चलोगे कि 25 to 30 वर्ड्स पर मिनट के आसपास होने चाहिए, तब जाकर के आप इतने सारी चीज़ें लिख पाओगे आराम से, ठीक। अब सिलेबस क्या होता है, इसमें इतिहास आता है, जियोग्राफी आता है, इंडियन सोसाइटी आता है। तो इतिहास में मैंने बोला कि इतिहास में कितनी चीज़ें हो गई, इतिहास में सभी प्रकार के इतिहास हो गए। पहला इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जिसे बोलते हैं, मतलब कि अपनी जो प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन हिस्ट्री, ये हमारे, जो हमारी प्राचीन इतिहास है वो सब इसमें आती हैं। इसका क्या होता है सब्जेक्ट, तो देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है।
पढ़ना क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। हाँ, पहुँच गए। इसे हम क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं क्या, विरासत। इंडियन, क्या लिखा है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय विरासत और संस्कृति, मतलब प्राचीन इतिहास में आता है। इसको हम अलग से पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन आप चाहो तो रेफर कर सकते हो उसी के साथ ही। इसमें क्या क्या होता है, इंडियन आर्ट्स हो गया, ठीक, क्लासिकल फोक डांस हो गया, क्लासिकल फोक सिंग क्या लिखा है, नृत्य डांस जिसे बोलते हैं, संगीत हो गया, थिएटर हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, और क्या जानना है, संस्कृत तमिल क्या है, ठीक, सूफी मतलब धर्म के बारे में, भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता स्थापत्य कला कैसे था, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, और औपनिवेशिक काल में कैसे ये सारी संस्कृति हमारी ऐसी हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप सोर्स क्या फॉलो कर सकते हो, आप क्लास 11 की एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट की, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी 11 की, और मैंने बोल दिया एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है, नितिन सिंघानिया सर, ठीक है, नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, ध्यान रखना इस बात का। वो बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है भारतीय संस्कृति को लेकर के, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आ गया ना, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, और सीसीआरटी की एक वेबसाइट होती है जिसमें हो गया। बेटेज क्या है इसका, एवरेज मेंस में जो बेटेज है 1 2 3 क्वेश्चन आता है, लेकिन आज से 2 3 साल पहले की बात है, उसमें क्या आ गया, 4 के 4 सवाल किसके आ गए, आर्ट एंड कल्चर के आ गए। तो वो वेरी करता है। अब अभी हमारा क्या है, सबको हमें पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पे क्या है, अब बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में मैंने बता ही दिया था, वही 18वीं सदी में भारत का इतिहास कैसा था, एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, कैसे भारत में कंपनियां एंटर करती हैं, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, गांधी जी का क्रांति, सारी चीज़ें। तो इसके लिए हम क्या फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी में बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। इसके भी अच्छे खासे देखो 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, और कितने नंबर के आ रहे हैं, 50 से 60 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखना। इसका जो वेटेज है बहुत अधिक है, अधिक है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ठीक ठाक है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, ठीक। तो अभी इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे देखो, रियासतों का एकीकरण कैसे है, मतलब कि आफ्टर आफ्टर, वो 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि एकीकरण हुआ, जितने भी राज्य थे एकीकरण हुए, पंचवर्षीय योजना आई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया चाइना युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, फिर 1991 में एलपीजी हुआ, मतलब ये सुधार है, एलपीजी सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, यहाँ से प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये अपना क्या एक सुधार हुआ। इसके लिए भी हम क्या बात कर, किसके लिए हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो वही चीज़ है, बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी में इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है एक, एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन द इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, वही है, यहाँ पे एनसीईआरटी ही बेसिकली फॉलो करना है। तो आप बिपिन चंद्रा लिए हो तो उससे ही चल जाएगा काम। 1 2 क्वेश्चन का इसका भी वेटेज रहा है, ठीक, वेटेज रहा है, 1 2 क्वेश्चन से भी फ्रिक्वेंट आते रहे हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, विश्व का इतिहास, जो हमें 9th 10th विश्व का इतिहास में आपने पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, इटली का एकीकरण पढ़ा होगा, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें हमें पढ़नी है। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, देखो,
औद्योगिक क्रांति अपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, औद्योगिक क्रांति है। समाजवाद, साम्यवाद, वर्ल्ड वार 1, ठीक, वर्ल्ड वार 2, ये सारी चीज़ें हुई। अभी क्या उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता का आंदोलन, डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, मतलब डीकोलोनाइजेशन क्या मतलब है? डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी कॉलोनियाँ बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो कैसे कॉलोनियों को आज़ाद करके गए। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। ये हम इसके लिए रिसोर्स क्या फॉलो कर सकते हैं? अर्जुन देव की एक है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हम 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो ये अपना सिलेबस है ना विश्व का इतिहास, ये केवल मेंस में आता है। किस में आता है? ये मेंस का पार्ट है, ये प्री का पार्ट नहीं है, इसमें प्रीलिम्स में नहीं आती हैं सारी चीज़ें। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी, ये भारतीय समाज कैसा था? तो हमें हिस्ट्री से ही बहुत सारी बातें अपने आप को पता लगती हैं। 1 सेकेंड। हाँ, भारतीय समाज कैसे था? भारतीय समाज में हम बात करते हैं किसके बारे में? इसमें क्या है? विविधता, जाति कैसे आए, ठीक है, ये जाति, धर्म, ठीक, क्षेत्रीय लैंगिक मुद्दे, या संख्या, जनसंख्या जो हुई, सामाजिक न्याय, वैश्विक समाज पर प्रभाव, जनसंख्या लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब कि ये सिलेबस भारतीय समाज का क्या मतलब है कि कैसे जाति प्रथा थी, सती प्रथा था, ठीक, बाल विवाह प्रथा था। हम कहीं ना कहीं एक जाति से जुड़े हुए हैं, तो उस जाति का उद्गम कहाँ से रहा होगा, ये जाति आई कहाँ से? कहीं ना कहीं जो जाति है हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म है, तो क्षेत्रीयता है, लैंगिकता है, ठीक, असमानता कैसे महिलाओं और पुरुषों के बीच में, सारी चीज़ें हमें समझ समझ में आएगा कहाँ पे? इंडियन सोसाइटी जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगी। तो इसके लिए क्या है, क्लास 11th की एक सोशियोलॉजी की क्या है, एनसीईआरटी है, और राम आहूजा एक इंडिया सोसाइटी की बुक है। इसके भी 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, ठीक है। अब भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में हमने पहले ही बता दिया, फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भौतिक, भू आकृति, इसमें क्या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशियनोग्राफी, मतलब भू आकृति कैसे हैं, जलवायु कैसा है, महासागर के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? भारत का भूगोल, कृषि, उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं, और इसके रिसोर्सेज भी बता दिए। एनसीईआरटी 11 12 के हमें रेफर करना है, एनसीईआरटी हमारा बैकअप ही रहने वाला है। और जिस लियोंग मैंने बोला कि फिजिकल जियोग्राफी रेफर करेंगे आफ्टर रीडिंग या आफ्टर मेकिंग बैकग्राउंड, ठीक है। अपना बैकग्राउंड जब बन जाएगा तो हम पढ़ेंगे क्या? जिस लियोंग पढ़ेंगे, और माजिद हुसैन की जो हमारी बुक है ह्यूमन इकोनॉमिक जियोग्राफी के लिए, तो माजिद हुसैन हम बाद में रेफर करेंगे जब हमने पढ़ लेना है तब। ये इसका जो वेटेज है जियोग्राफी का 50+, कितना है? 50+। तो हमें इस पर अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि देखो हमने मॉडर्न इंडिया में देखा लगभग 50%। फिर हमें क्या करना है? हमें अपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा अपना फोकस करना है, आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि देखो हमने बोला, अभी आप लोगों को पता हो गया होगा नेचर, इस पेपर का नेचर कितना वाइल्ड है। 4000 जो वर्ड्स लिखने होते हैं हमें, ठीक है। हमारे पास कंटेंट भी तो रहना चाहिए, कैसे हम लिखेंगे 4000 शब्द? और 4000 शब्द को लिखना है तो हमें किस तरह से लिखना है, हमारे पास कैसे लिखना होता है उत्तर, एक उत्तर का मतलब ढांचा कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग के लिए बना के रखी हैं पहले से ही। क्या है? आंसर राइटिंग हम आप कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग का हमारा तरीका कैसे होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आंसर राइटिंग में हमें क्या लिखना होता है? देखो आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? इंट्रो लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, कंटेंट, और उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। बात समझ में आई? पहले
उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन, परिभाषा वगैरह लिखते हैं, फिर उसके कंटेंट के शीर्षक बिंदु के बारे में लिखते हैं, और कंक्लूजन जो हमारा कंक्लूड करते हैं उत्तर को, पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो क्या है, हम कैसे किसी उत्तर को, हम किसी क्वेश्चन को कैसे उत्तर के फॉर्मेट में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी उत्तर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में अगर परिभाषा है तो हम उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर डेफिनेशन आपको पता है, अगर डेफिनेशन नहीं है उसमें, तो आपको अगर कोई करंट का न्यूज पता है, कोई डेटा पता है, क्या है हमारे पास पहला स्टार्टिंग होता है डेफिनेशन लिखने का। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इंट्रो में। हम क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर का अगर कोई करंट अफेयर से कोई न्यूज आई है तो उस न्यूज से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई हमें डेटा पता है, डेटा, तो यहाँ से स्टार्ट करना बेहतर माना जाता है। तो हम इंट्रो में ये लिखेंगे। इंट्रो 2-3 लाइन का, दो लाइन बेसिकली लिख सकते हैं, मतलब 30 शब्द के आसपास, 30 वर्ड, इतने होने से 30 वर्ड के आसपास हम लिखेंगे इंट्रो में। फिर उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी में हम क्या क्या लिखते हैं, देखो, जिस चीज़ के बारे में पूछा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, जीडीपी के बारे में, कैलकुलेशन मेथड के बारे में पूछ लिया, तो पहले जीडीपी बताएंगे क्या होता है, जीडीपी के फिर पॉइंटर्स लिखेंगे। पॉइंटर्स मतलब कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, डेटा देंगे कुछ, बात समझ में आ रही, जीडीपी का कुछ डेटा देंगे, भारत की जीडीपी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, वही बॉडी। बॉडी में जो हमें लिखना होगा, कंटेंट हमारा जो होगा उस बॉडी में हम लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना होगा, बॉडी में हमको फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सारी चीज़ें ड्रा करनी है। यहाँ से हमारे नंबर इंक्रीज करते हैं। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, एंडिंग होता है। हम किसी भी क्वेश्चन का एंडिंग करते हैं, लेकिन उस एंडिंग को हमें कैसी करनी है, हमें ध्यान रखना है। यूपीएससी में हमें अगर यूपीएससी करना है तो अपने चीज़ों को हम बैलेंस मैनर में लेकर के चलेंगे। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ गलत दिख रही है, ठीक है, अगर हमारा पर्सपेक्टिव उस चीज़ की ओर हमारा झुका हुआ है, ठीक है, और लेकिन वो हमको क्रिटिकली, मतलब हमें क्रिटिसाइज ही करना है, तो देन हम क्रिटिसाइज ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम बैलेंस करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेकर के हम चलेंगे, तब जाकर के हम कोई चीज़ लिखेंगे। तो हमारा ओरिएंटेशन होना चाहिए कंक्लूजन का, पॉजिटिविटी के ओर रहना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो देखो क्या क्या हम पॉजिटिविटी भी इसमें ऐड करेंगे और फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें लिखेंगे कि ये चीज़ मतलब आगे चल कर के ऐसी हो सकती है, ये चीज़ ऐसा है। तो हम पॉजिटिविटी मैनर में उस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिवली देखना ही आना चाहिए। हम नेगेटिव चीज़ को एंडिंग नहीं करेंगे कंक्लूड। कोई चीज़ सुधार का सुझाव देना होगा तो आप बे फॉरवर्ड करके उस चीज़ को लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, अभी बात करते हैं किसके बारे में, हाँ ठीक सॉरी। अभी क्या, हम तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लान भी है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद से फिर स्विच करो स्टैंडर्ड बुक्स पे। फिर जब हमने स्टैंडर्ड बुक्स कर लेना है तो नोट्स करना है, नोट्स के बाद पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के बाद आंसर राइटिंग पे हमें फोकस करना है। ये सारी चीज़ें हैं। करंट हर टॉपिक को करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो गया, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से। हमें उत्तरों में कितने, लगभग 20% के आसपास हमें अपने आप को क्या जोड़ना पड़ेगा, 20% के आसपास हमें अपने उत्तर में डायग्राम, मैप वगैरह जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे अच्छे खासे आंसर मतलब बनते हैं और नंबर भी अच्छा मिलता है। और हमें हर संडे को 2 से 3 प्रश्न का अभ्यास करना है लिखने का। बात समझ में आ गई। तो ये अपना कंटेंट रहने वाला है। ठीक, अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। तो इस जीएस पेपर 2 में हमारा सिलेबस क्या है, जीएस पेपर 2 तो ये भी 3 घंटे का होता है, वही सारी चीज़ें होंगी। 10 प्रश्न वैसे ही आएंगे, 4,000 शब्द इसमें भी लिखे होंगे, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट्स होगा क्या है, गवर्नेंस, शासन, संविधान, राज व्यवस्था, सोशल जस्टिस, ठीक, सामाजिक न्याय, और हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, कि भारत का और देशों के साथ संबंध कैसा है। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टैटिक प्लस डायनामिक्स हैं। देखो, इसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कभी संविधान संशोधित हो गया, कभी भारत किसी और देश से अपना संबंध स्थापित कर रहा है,
सोशल जस्टिस हो गया, शासन हो गया, नीतियाँ आ गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब एक एक करके देखो, इसमें सिलेबस देखते हैं इन डेप्थ में, आप स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा। सिलेबस में क्या है अपना, देखो सिलेबस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सिलेबस में, तो एक सेकेंड, 1 मिनट। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या क्या है, तो अपने पता ही हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐतिहासिक भूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना क्या होता है, मूलभूत अधिकार क्या होता है, ठीक, डीपीएसपी, संघ और राज्य की संरचना, केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, संसद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग आदि की भूमिका। यहाँ पे संविधान अमेंडमेंट, आपातकालीन क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, संस्थान, संवैधानिक संस्थान, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, यूपीएससी, नीति आयोग क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, सारी चीज़ें। इसके लिए बुक वही मैंने बाइबल बताया था, एम लक्ष्मीकांत, 9 से 12 हमें एनसीईआरटी करनी है। और एआरसी याद रखना, एआरसी रिपोर्ट, जो ये चयनित हिस्से होते हैं आरसी रिपोर्ट के, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसका भी अच्छा खासा रहा है, 40 से 60 नंबर का इसका भी वेटेज है, अपना ध्यान रखना है इस बात का। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गवर्नेंस के बारे में। और वेलफेयर स्कीम, गवर्नेंस क्या होती है, सरकारी योजनाएं क्या है, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, आरटीआई, सिटीजनशिप चार्टर, ई गवर्नेंस कैसे होता है, एनजीओ क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होती हैं, सेवा वितरण, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय क्या हैं। तो इसके लिए टोटली अभी हम किसकी बात करते हैं, पीआईबी, योजना कुरुक्षेत्र, ये हमारे अभी पहले ही बता दिया था, ये सारे मैगजीन्स हैं, इनको फॉलो करना है। एआरसी की रिपोर्ट हो गई है, इसके भी 2-3 प्रश्न आते ही हैं। सोशल जस्टिस की बात करें, सामाजिक न्याय, तो इसका भी सिलेबस क्या है, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक। मनरेगा हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसे आ गया, मतलब क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, असमानता सूचकांक अभी आया है, आपको पता होगा कि वो संपत्ति को लेकर के आया, गरीबी अमीरी को बताता है ये चीज़, वही कुरुक्षेत्र। और ये सारी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी, सोशल सेक्टर चैप्टर जो होता है वहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके भी 2-3 प्रश्न आते हैं। आईआर में क्या होता है, भारत का संबंध कैसे है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, इन सारी चीज़। यूएन क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या है, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ब्रिक्स क्या है, जी20 क्या है, एससीओ क्या है, ठीक है। एक्टिस्ट, लुकिस्ट, लुक बेस्ड, नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट, इंडो पैसिफिक, बाइलेटरल होता है, समझौता कैसे, बाइलेटरल डायलॉग क्या होता है, अभी क्षेत्रीय व वैश्विक समझौते क्या है, अभी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड क्या है, सुरक्षा क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बुक होती है। अगर तुम देखो तो हमें ये टोटल देखो, ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, किसके क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा मिस्टेक है, पेन नहीं ठीक से चल रहा है, 1 मिनट। करंट अफेयर से ही आते हैं, और ध्यान रखना है जिस साल होगा उसी साल के करंट अफेयर से आते हैं, तो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन इसका लगभग वेटेज होता है, 3 से 4 प्रश्न का, मतलब मान के चलेंगे एवरेज 3 क्वेश्चन ही आते हैं इसे, और जिस साल होगा उसी साल के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है ये सब, ठीक। तो यही है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं इसका एनालिसिस भी दे रखा है कि कितने कितने प्रश्न हो गए टोटल। देखो अपना संविधान से 40, 20 हिस्से, 20 से 30 हिस्से, 30 से 50 हिस्से,
उत्तर लेखन यही है, अब पहले ही बता दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि हम यहाँ पे तुम जब पढ़ोगे संविधान वगैरह तो वहाँ पे तुम्हें कमेटी के रिकमेंडेशन आएंगे, ठीक, कोई केस आएगा तो आप डेफिनेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, केस आया है केस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कोई तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं, कंक्लूजन या समाधान, आगे का रास्ता भी फॉरवर्ड बताना होगा, ठीक। तो किताबें आपको पता ही हो गई हैं, रिसोर्सेज भी पता होंगे। अब बात करते हैं पेपर 3 इन डेप्थ सिलेबस ऑफ अर्थ इकोनॉमी की। इकोनॉमी में क्या है, तो इकोनॉमी में बात करते हैं सिलेबस की, वही सारी चीज़ें बता दी है। एलपीजी रिफॉर्म 1991, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे है, ठीक, एफडीआई क्या होता है, ठीक, एमएसपी क्या होता है, पीएम किसान खाद्य प्रसंस्करण, यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको पता होगा एमएसपी के लिए पंजाब के किसानों का एक बवाल हुआ था बीच में कुछ, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। क्या क्या फॉलो कर सकते हो, रिसोर्सेज एनसीईआरटी 11-12, इकोनॉमिक सर्वे बेस्ट, उसमें एकदम करना ही है, रमेश सिंह बता दिया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी देख ही चुके हैं सारी चीज़ें, तो हटाते हैं इसको। पर्यावरण भी देख चुके हैं सारी चीज़ें, आपदा प्रबंधन देख चुके हैं, ठीक। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ भी बेटेस देख सकते हो, यही है अर्थव्यवस्था का 40 से 60 नंबर, कृषि विकास ग्रामीण, हाँ एग्रीकल्चर से भी आता है, 20 से 30 नंबर आता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी 20 से 30 नंबर, जलवायु क्लाइमेट चेंज वगैरह से आते हैं 20 से 30, आपदा प्रबंधन से 10 एक क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष सुरक्षा से 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। यहाँ पे उत्तर लेखन की रणनीति क्या रहेगी, वही सारी चीज़ें वही है जो पहले बताया। तो हमें क्या क्या फॉलो करना है, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अभी बात करते हैं 4 पॉइंट, तो इसका भी क्या है, सेक्शन है थ्योरी, क्वेश्चन आते हैं 120 से 30 मार्क के, और केस स्टडीज आती हैं 120 से 130 अंक के, ठीक है, 10 नंबर, वही 10 नंबर 15 नंबर। एथिक्स में क्या है, तो एथिक्स में अपने आप को एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में, एथिक्स कंसेप्ट ऑफ एसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंसेस, एथिक्स क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स क्या है, एथिक्स के डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेशन क्या है, पर्सनल पब्लिक प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं, लेसन्स ऑफ लीडर्स रिफॉर्मर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वैल्यू ऑफ इन 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 क्या लिखा है, इंक्लूकेशन, ठीक है। अब रिसोर्सेस, लेक्सिकॉन ऑफ एथिक्स फॉर एथिक्स, सेकेंड ईयर से रिपोर्ट्स, एथिक्स इन गवर्नेंस, एप्टीट्यूड्स हो गए, एप्टीट्यूड ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ फॉर द सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पेरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन एंड पब्लिक सर्विस, इम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सारी चीज़ें हो गई। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर फिलोसफर, गांधी जी, विवेकानंद, बुद्धा, कौटिल्य, प्लेटो, एरिस्टोटल, कांत, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने हैं। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं आपको वो मैं बता देता हूँ। देखो सोर्सेज क्या है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, एथिक्स इन गवर्नेंस, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये सब थोड़ा देखना है, ठीक। कोर्स एग्जाम्पल, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, साइकोलॉजी बेसिक्स, और ये ना सारी चीज़ें जो हैं ये अपने मोरल वैल्यूज़ को लेकर के, इसका कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है, हमें अलग अलग एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, अपने न्यूज़पेपर्स उठाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे कोई कोट्स आ रहा है उन सबको देखना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सोर्सेस, आप देख सकते हो क्या, लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, ये सुब्बा राव की एक बुक आती है। सेकेंड ईयर से रिपोर्ट्स हमें देखना है, न्यूज़पेपर्स को अपने देखनी है, कोट्स याद करने हैं हमें, गांधी जी के, विवेकानंद के, कांत के, जो भी थिंकर्स हैं हमारे, रियल लाइफ एग्जांपल देखने हैं, केस स्टडीज़ का अभ्यास करना है हमें, डायग्राम टेबल बनाने हैं, और बहुत सारी करंट अफेयर को लिंक करके हमें यहाँ पे चलने हैं। तो अपने इंटरेस्ट और बैकग्राउंड को देखो,
यहाँ पे। और सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ो, कोई बर्डन नहीं लेना है हमें, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट आपका बैठ रहा है तो आप एज ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ऑप्शनल भी एक सब्जेक्ट होता है जिसके दो, मतलब क्या है, दो क्वेश्चन पेपर होते हैं, देखिए पेपर आते हैं, दो पेपर होते हैं, 250-250 के होते हैं, और एक डिटर्मिनेट होता है आपके रैंक का। समझ में आ रहा है? 500 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो 500 मार्क्स बहुत अच्छा, मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रैंक बूस्टर होता है, आपके रैंक यहीं से आते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं इन सब का। अगर आप, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स का आप चूज कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आप हिस्ट्री लिए हैं, सोशियोलॉजी लिए हैं, पीएसआईआर हो गया, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एनी थिंग आप चूज कर सकते हो उसमें से, कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और पिछले वर्षों के कुछ टॉपर्स के अगर फिल्म्स के कट ऑफ भी देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, ठीक। 87 पॉइंट अभी 2024 में गया था, 87.98 किसका, जनरल का था। अभी जनरल का ही 75.41 था 23 में। तो लगातार कट ऑफ लगभग घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले से कट ऑफ ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कट ऑफ का जो नेचर हो रहा है ना, डाउन होते चला जा रहा है, ठीक। अगर हम रिजल्ट की बात करें ना, तो जो, अगर हम मेंस के रिजल्ट की बात करें तो जनरल जो क्वालिफाई किए थे 741 था, 741 कट ऑफ बना है इनका। एससी का 670, 650, 706, AWS 712, ओबीसी का, ये सारे रिजल्ट हैं, आप ले सकते हैं और देख भी सकते हैं कि जो हमारे टॉपर्स हुए हैं ना, इतने उनकी रिजल्ट आई है। मतलब जो भी इतने नंबर्स ले आया है तो वो क्वालिफाई कर गया, मिनिमम मान के चलो 750 के आसपास। जनरल कैटेगरी से हो तो आप अगर 750 नंबर लाए हैं, जो कट ऑफ बना है उसका 750 जिसका भी आया है, वो क्वालिफाई कर गया है किसके लिए, इंटरव्यू राउंड तक। और इंटरव्यू राउंड में जो फाइनल मार्क्स आए हैं ना, देखो मैंने क्या बताया, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 1750 का अपना होता है मेंस, और 275 मार्क्स का होता है अपना इंटरव्यू। कुल मिलाकर के 2100 समथिंग के आसपास, मतलब मान के चलो 2050 के आसपास मार्क्स के होते हैं। और जो टॉपर लिटरली लगभग बने हैं, जिनका रैंक आ गया है 953, 953 कट ऑफ बना है, दोनों का लगभग सेम ही रहा है। और अगर हम बात करें टॉपर की, मैम शक्ति दुबे जो हैं, उनका जो रिजल्ट आया देखो, 2025 में से 1043 नंबर, लगभग 50% पे ना रैंक 1 आया था। आदित्य श्रीवास्तव 1102 2023 में, शक्ति दुबे मैम का है 1043। बात समझ में आ रही है? तो अभी 2025 का रिजल्ट नहीं आया, तो 2024 के जो एनालिसिस है ना, वो आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये बेसिक जो मोटा मोटी बात रही आपकी, वो आपके सिलेबस की जानकारी के लिए था, क्योंकि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द सीएससी प्रिपरेशन। स्टार्ट भी कर रहे हो तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि नेचर ऑफ द सिलेबस क्या है, हमें रिक्वायरमेंट कैसे है, अपना मेंटालिटी डेवलपमेंट कैसे हम करते हैं, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन को, ठीक है। तो हम जो है ना, सबसे पहले हमें क्या होता है, सिलेबस समझना होता है। अगर हमें सिलेबस समझ में आ गया है तो हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है उस बात पे कि क्वेश्चन का नेचर कैसे है। तो हमें पीवाई क्यू जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनके थोड़े बहुत देखने होंगे, एनालिसिस करने होंगे, समझने होंगे। उसको देख करके डरना नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है कि हमने पढ़ा नहीं है तो क्या, बस देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। उसको समझ लेना है, उसके बाद से फिर हमें अपने इसके लिए स्टार्ट करना है प्रिपरेशन को। तो अभी आज का जो क्लास था, हमने इसमें यूपीएससी के बारे में पूरा डिटेल में समझा। कल से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, ठीक है। तो हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डे से, और उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बेसिक चीज़ें मैं समझा दूंगा, सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं आगे क्लासेस करवाता जाऊंगा वैसे वैसे बताता भी जाऊंगा, कैसे कैसे आपको आगे मतलब प्लान करना है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और गुड नाइट।